कि उनसे बात हो तो उन्हें समझाइएगा कि भागने से उनका अपराध और बढ़ रहा है। कानून से भागना उनके लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। कैसी औरत है आप दीप? आप अपने पति को गिरफ्तार करवा रही हैं और आपको जरा भी दुख नहीं हो रहा? हिलना मत पूरन, गोली मार दूंगा। पूरन गिरफ्तार हो गया। जरूर सुलेखा ने ही पकड़वाया होगा उसे। फौजी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अरे मेरी ही जाने, अपने लालच की खातिर मुझे कहीं का नहीं छोड़। जी करता है कि ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा कि कहीं जाकर अपनी जान दे दूं। आप शेखर को फोन लगाकर पूछते क्यों नहीं है? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अपनी जिद में आकर वो वापस मुनिधार तो चला गया, पर मेरे बेटे के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। कोई इतना कठोर भी हो सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था। फोन लगाइए ना, आपको जरा भी चिंता नहीं है क्या उसकी? तुम्हें चिंता हो रही ना तो तुम फोन लगा। मुझे अब उसकी चिंता क्यों रहेगी? मैंने तो मना भी किया था कि बेटा मुनिधर मत जाओ। मैं तो नाराज भी हो गया था, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी, एक नहीं मानी। सच्चाई यह है कि अब उसे हमारी चिंता नहीं है। सच्चाई यह है कि चिंता है उसे तो सिर्फ उन गांव वालों की। ऐसी बात नहीं, उसने तो सिर्फ आपकी ही बात मानी है। आपके आदर्शों पर ही चला है वो। तभी तो गांव में जाकर नौकरी करने का फैसला किया है, वरना आप जानते हैं कि वो तो अमेरिका जाना चाहता था। अपने आदर्श से पीछे तो आप हटे हैं, वो नहीं। जैसा जिद्दी बाप वैसा जिद्दी बेटा। इससे तो आपका ही सर ऊंचा हुआ है। सर ऊंचा करने से अगर सर कट जाए तो उसे बेवकूफी कहते हैं। आदर्श एक विचार है जो सिर्फ विचारों और किताबों में रह सकता है। वास्तविकता की जमीन पर उसे कभी नहीं पूरी तरह से उतारा जा सकता। माँ, फोन किधर है? मेरे नंबर से भैया का फोन लग ही नहीं रहा, लाइन बिजी आ रही है। पापा अपना फोन दीजिए ना प्लीज। मैं भी कितनी देर से इन्हें यही कह रही हूँ कि शेखर को फोन लगाओ। तू फोन लगा, मेरी भी बात करा। पापा आप अपना फोन दीजिए ना प्लीज। ये ले। हेलो पापा। भैया मैं संज्ञा बोल रही हूँ, आप कैसे हो? वहाँ पर सब ठीक तो है ना? हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। अच्छा सुन, मैं कोर्ट एकदम टाइम पे पहुँच गया था और फैसला भी अपने पक्ष में हुआ। वाह, ये तो अच्छी खबर है। लेकिन मेरे भैया ने ये गुड न्यूज हमें बताना जरूरी नहीं समझा। भैया आप तो मुनिधार जाते ही अभी से हमें भूलने लगे, आगे क्या करोगे आप? ऐसी बात नहीं है, मैं आज फोन करने ही वाला था। अच्छा ये बताइए ना कि मेरी भाभी अनिल बाकी के क्या हाल है? चुप। अच्छा सुन ना, माँ को फोन दे। नहीं भैया, पहले मुझे बताइए। क्या? जी फोन दे। अरे दे ना। हेलो। हाय माँ। कैसा है तू? कहाँ है? माँ मैं अभी अस्पताल में हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और माँ मैंने पूरन और बेजो को भी सजा दिलवा दी है। बेटा होशियार रहना, तुमने माँ दुश्मनी तो मोल ले ली है। माँ आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अच्छा पापा कहाँ हैं? वो तो मुंह फुलाकर बैठे हैं अभी तक। माँ मैं जानता हूँ कि पापा मुझसे अभी नाराज, मुझसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन आप परेशान मत होइए। एक दो दिन में उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और वो फिर मुझे खुद ही कॉल कर लेंगे। ओके माँ, अपना ख्याल रखना और संज्ञा को मेरी तरफ से एक चपेट जरूर लगाना। अपना ख्याल रखना और अपनी खबर देते रहना, तुम्हारी बहुत फिक्र लग जाती है।
ओके माँ, बाय। मेरी गिरफ्तारी की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई होगी। देखो ना, कोई नहीं आया, ना कोई दोस्त ना कोई यार, सारे के सारे दगाबाज। मेरी रिहाई किसी ने नहीं करवाई और मेरी धर्मपत्नी किसी और का धर्म निभा रही है। मुझे बस जेल से एक बार बाहर निकलने दो, फिर उसको बताऊंगा कि मैं उसे कहां भेजूंगा। दीप, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग अपने ही लोगों को तकलीफ पहुंचाकर खुश कैसे रह लेते हैं। दीप, आपने जीजू को गुस्से में जेल भेजा, चलो मान भी लिया कि आपने वो सही किया, पर आपको नहीं लगता कि आपको उनकी रिहाई भी करानी चाहिए? वो आपके सुहाग हैं दीप, और आप उनकी धर्म पत्नी हैं। हवलदार साहब, हमारी सांस बहुत बुरी तरह से फूले जा रही है। हम इस काल कोठरी में सांस नहीं ले पा रहे हैं। कुछ कीजिए। सोचो अगर हम यहाँ मर गए तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। इतना बड़ा इल्जाम लग जाएगा कि दिन दिहाड़े एक आदमी जेल में मर गया। सोचिए ना क्या होगा। तो हमारे यहाँ से बाहर निकल कर कोई जुगाड़ करो ना। देखो यहाँ सांस फूल रही है हमारी। और क्या बारात में नाचने के लिए भेजा जाता है जेल में? अरे आप कहेंगे तो नाच भी दिखा देंगे आपको। लेकिन सुनिए ना, हमारे यहाँ से बाहर निकलना, कुछ तो जुगाड़ कीजिए। तो एक ही बात बार बार क्यों दोहराती है सोनू? कोई दूसरी बात करना। देखते नहीं गांव में सब कुछ कितना अच्छा हो गया, कितनी शांति हो गई है। दीप, बड़े बुजुर्ग कहते हैं एक शादीशुदा औरत की जिंदगी बिना उसके पति के विधवा के समान होती है, के बिना सब सुना सुना होता है, और जिंदगी जैसे एक सूखे तालाब की मछली की तरह होती है। हम दोनों हाथों से पैसा लुटाने के लिए तैयार हैं। आप पैसे से नहाते रहेंगे लेकिन पैसा खत्म नहीं होगा। आप नहाते रहेंगे, खत्म नहीं होगा। बस सोच लीजिए आप। नाच हो रहा है पूनम रानी का यहाँ पे। जाए यहाँ से अंदर, मच्छर मत। वही तो काम बचा है हमारा, क्या करें अभी। और सुनो, क्या है ना, बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। बहुत बुरी तरह से। अभी आपको जितना रोब झाड़ना ना, हम पे झाड़ दीजिए, कोई बात नहीं। वो सही कहा है किसी ने कि समय समय बलवान ना कोई मनुष्य बलवान, वही अर्जुन वही बाण। आज हमारा समय खराब है ना, तो ठीक है, आज हाथ जोड़ेंगे तुम्हारे सामने, पैर पड़ेंगे। आप बोलेंगे कान पकड़ के उठक बैठक कर, वो भी कर लेंगे सरकार। जब कोई जानबूझकर अपराध करता है ना, तो उसे अपने अपराधों की सजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। इंसान अपने कर्मों का भोगता और करता खुद होता है। मैंने उनके कुकर्म में कभी साथ नहीं दिया। ये साथ तो मैंने भी कभी नहीं दिया, और ना ही कभी उनसे ऐसा कहा कि आप मेरे लिए ऐसा काम करो। उन्होंने जो भी किया तो मेरे लिए ही ना। प्लीज, मैं अपने पति को हर हाल में छुड़ाना चाहती हूँ, पर क्या कर, मजबूर हूं। आज मुझे अपने अनपढ़ होने का जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख हो रहा है। वैसे एक बात कहूं दीप, मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, मगर कभी कभी लगता है कि ये भी ठीक है, क्योंकि अगर पढ़ लिख जाती तो आपके और विकास की तरह पत्थर मन हो जाती। बस एक छोटा सा काम कर दीजिए, वो हमारे वकील है ना, उनसे बस एक बार फोन पे बात करवा दीजिए, वो फोन का पैसा भर देंगे हम। ले जाए चुपचाप अंदर, ना पीट पीट करके लेटा दूंगा, समझा? नहीं तो पैसा ना साफ करने के लिए भेज दूंगा। माई बाप, कुछ कर दीजिए, हमारा निकाल दीजिए यहाँ से। कैसा जमाना आ गया। कहाँ बैठते थे मैखाने में, मजा आ जाता था, और आज ये बिठा रहे हैं पैखाने में।
बड़ा ईमानदार आदमी है। देखते हैं कब तक ईमानदार रहेगा, आज नहीं तो कल टूट ही जाएगा। देख सुनो, हम दोनों बहनें जरूर हैं, पर हम दोनों की सोच बिल्कुल अलग अलग है। तुझे अगर बिरजू की चिंता है तो जाके कोई वकील खोज, उसकी रिहाई की कोशिश कर, पर मैं उन लोगों के पापों में भागीदार नहीं बनना चाहती। तीत, मैं आपसे बस इतना चाहती हूँ कि आप किसी वकील से मेरी बात करा दीजिए। सोनू, मैंने तुझसे कहा ना, मैं इस मामले में तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं ऐसे पापी और हत्यारों का साथ देकर पाप की भागीदार नहीं बनना चाहती। अच्छी बात। रमा, तुम भी अपनी थाली निकाल लो, साथ में बैठ के खाते हैं। मुझे भूख नहीं लगती है। रमा, भूख मारने से कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। राहत दूसरे बच्चे का सवाल, तो बाकी इलाज कर रही है, शेखर बाबू से भी दवा ले लेंगे। भगवान हमको जो सजा देना था दे चुके, जो होना था हो गया। इस बार देखना, अपने आंगन में एक बच्चे की किलकारी जरूर गूंजेगी, मुझे पक्का विश्वास है। मैं आपको एक बेटा नहीं दे पाई, मेरी एक सलाह मानेंगे आप? आप दूसरी शादी कर लीजिए। क्या पागलों जैसी बातें करती हो? देखो रमा, एक बार ईजा पहले भी तुमको समझा चुकी हूँ, फिर भी तुम अपने दिमाग में बेटा बेटी का फर्क बैठाए हुए हो। अरे एक बात जान लो, बेटा या बेटी होना महज एक संयोग है। अरे दोनों अपनी ही संतान है, बेटा हो या बेटी, चिंता की क्या बात। जिंदगी भर तुम मेरी पत्नी ही रहोगी। एक जरूरी बात, अपनी माँ के बारे में तुम भी जान लो। मुझ पर हुए जानलेवा हमले में तुम्हारी माँ उतनी ही दोषी है जितना कि मुखिया पूरन और कंपाउंडर बिरजू। देरे नाना देरे ना। अगर मैंने माँ का साथ दिया तो मेरी शिक्षा और आदर्शों के साथ धोखा होगा, डॉक्टर साहब और शिव कुमार सर के साथ धोखा होगा। उनके सामने कभी नजर मिलाने लायक नहीं रहूंगा। मुझे भी पता है माँ ने अपराध किया, और ये अपराध अनदेखा करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। बिरजू, पूरन जी और मालती ने डॉक्टर साहब को मार के जंगल में फेंक दिया। इन लोगों की नजर में किसी की जान की कोई कीमत नहीं, और जो लोग दूसरे की जान की परवाह नहीं करते, ऐसे लोगों के बारे में सोच के अपने आप को परेशान मत करो। आप भूख तो बहुत लगी है और खाना भी बहुत बढ़िया बना है, लेकिन बिना आपको खिलाए हम नहीं खा सकते साहब। विकास, चाय पी लो बेटा और कुछ खा लो। विकास, पता नहीं कब से कुछ खाया पिया भी है या नहीं। विकास, बिरजू, पूरन जी और मालती ने
डॉक्टर साहब को मार के जंगल में फेंक दिया। इन लोगों की नजर में किसी की जान की कोई कीमत नहीं, और जो लोग दूसरे की जान की परवाह नहीं करते, ऐसे लोगों के बारे में सोच के अपने आप को परेशान मत करो। काकी, उन्होंने जो कुछ भी किया, क्या हमें उनके बारे में ही सोचना चाहिए? और एक बात तो सच है, बिरजू भाई ने सोनी बाबूजी के लिए, माँ ने मेरे लिए, और पूरन काका ने आपके लिए और आपके परिवार के लिए सब कुछ किया। लालच किया, अपराध किया। क्या हमारा होना हमारे लिए अपराध नहीं है? इतना सोचोगे तो तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं हो रहा है, फिर अब अच्छा कैसे हो सकता? कैसी कैसी बातें सोच रहे हैं चेला? काकी, क्या ये सब कुछ सोचना गलत है? क्या इंसान बगैर सोच के जिंदा रह सकता है? और फिर जिंदा या मुर्दा होने का संबंध का सच सिर्फ हमारी चलती सांसें और रगों में बहते खून के कतरे से। ये जिंदा या मुर्दा क्या होता है? क्या कोई जिंदा रहकर मर सकता है, या मरकर भी जिंदा रह सकता है? मैं जानती हूँ तू मालती के जेल जाने से परेशान है। तू मेरे पास रह यहाँ, मैं तेरा ख्याल रखूंगी। तू मेरे बेटे जैसा है। काकी, सवाल मेरे अकेले रहने का या आपके ख्याल रखने का नहीं है। सवाल सिर्फ सोच का है। क्या किसी के साथ कोई रहकर तन्हा अकेला हो सकता है, या फिर अकेला रहकर लोगों के बीच? मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। काकी, आप मेरे से उम्र में बड़ी हैं, अच्छी भली सोच रखती है, आपका अनुभव ज्ञान उससे कहीं ज्यादा है। आप मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए। देखो बेटा, सीधी और सरल बात है। अगर तुम्हारी माँ, प्रधान जी और बिरजू, उन्हें जितना पैसा मिल रहा है उतने में संतोष करते, ये लोभ और लालच के चक्कर में ना पड़ते, तो क्या ये गलत होता? क्या तुम और मैं उन लोगों से ये कहते कि हमें और पैसा ला कर दो, चाहे जहां से भी जैसे भी? नहीं बेटे, तुम्हारे जैसे अच्छी सोच का और पढ़ा लिखा लड़का ऐसा कभी नहीं कहता। उन्होंने गलती की है और उन्हें इसकी सजा खुद भुगतनी पड़ेगी, अकेले। उन्हें पता चलना चाहिए कि उनके गलत काम में उनका कोई साथ नहीं देगा। जो गलत है वो गलत है। विकास, विकास बेटा, कुछ खा तो लो। मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं बाहर जाकर थोड़ी हवा खा कर आता हूँ। एक बात बताओ, तुम्हें अगर चोट लगी तो अस्पताल क्यों नहीं है? तुम्हें पता है, एक छोटा सा घाव भी बड़ी चोट बन सकती है। वैसे ये चोट कैसे लगी? खेत में काम करने गया, फावड़ा से कट गया। उठ जाओ। देखो, अपने शरीर का ख्याल खुद रखना पड़ता है। शरीर एक मंदिर जैसा होता है, इसका जितना ख्याल रखोगे आगे उतने ही फायदे में रहोगे। साहब, खाना ठंडा हो रहा है। अभी 2-3 पेशेंट और हैं, पहले उनको देख लेता हूँ, फिर आराम से बैठकर खाना खाएंगे। जब तक कि तुम खा लो। बिना आपको भोग लगाए खाना क्या, हमसे पानी भी हजम नहीं होगा, कि आपको हम कैसे बताएं। ख्याल रखना पट्टी का, और ड्रेसिंग कराते रहना आते आते। अरे तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ खाना खाओ, अगर तुम्हें भूख लगी है तो। आप भूख तो बहुत लगी है और खाना भी बहुत बढ़िया बना है।
लेकिन बिना आपको खिलाए हम नहीं खा सकते साहब। तो ठीक है, फिर इंतजार करो, मैं आपके लिए दवाई लेके आता हूँ। अरे पाखी तुम, ये दवा है, टाइम पे लेते रहना, ठीक है? अच्छा काका, आप खाना खा लीजिए, बाकी के मरीजों को मैं देख लेती हूँ। अरे लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स हैं। चिंता मत करो, डॉक्टर साहब सब ठीक कर देंगे। सखाराम, डॉक्टर साहब कैसे हैं? अभी तक तो अच्छे हैं, सुबह से मरीजों को देख रहे हैं, ना कोई नर्स है ना ही कोई कंपाउंडर। अब हमको तो ये सब काम आता नहीं तो डॉक्टर साहब की हम ही कोई मदद कर देते। खाने पीने का भी कोई होश नहीं। हम कितनी बार बोल चुके कि डॉक्टर साहब खाना खा लो, हमेशा यही बोलते हैं सारे मरीजों को देखने के बाद ही खाएंगे। हम ये मरीजों को बोलते हैं कि जैसे इतने समय से मर्ज पाल रखा, 5 मिनट और बैठ जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। अब डॉक्टर साहब सही समय पे खाना नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे ना। अपना देख रेख करना चाहिए कि नहीं? हम तो कह के थक गए हैं, आप ही देखिए शायद मान जाए। ऐसा करो, तुम खाना तैयार करो, मैं डॉक्टर साहब को भेजती हूँ। अच्छा। अरे चाचा, कब लगी चोट, बताया नहीं आपने हमको? अरे पाखी तुम, ये दवा है, टाइम पे लेते रहना, ठीक है? अच्छा काका, आप खाना खा लीजिए, बाकी के मरीजों को मैं देख लेती हूँ। अरे लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? लगता है मुझ पे विश्वास नहीं है आपका। डॉक्टर साहब भूल गए, आपकी टूटी टांग भी मैंने ही ठीक की थी। ठीक हो जाएगा। तू ये मत भूल कि तेरी माँ को नौकरी मेरी वजह से मिली। अगर नौकरी नहीं मिली होती ना तो तू अपने बाप दादा की तरह मेरे खेत में खेती करते करते मर जाता। बंद कर अपनी बकवास। काका, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछो। पूछे ना, जो पूछना है बेहिचक पूछे। सुगंधा की ईजा की डेथ कैसे हुई थी?